हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसमें हमने अब तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तक पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है, उसका टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, हमने उसमें एक पॉइंट पढ़ा था, वाहक यानी वेक्टर, जिसके माध्यम से हमने वांछित डीएनए है उसको किसी दूसरे डीएनए के साथ जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ठीक है, तो अब हम वाहक के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर के बारे में। हमने वो पॉइंट वहीं पे छोड़ दिया था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हम वेक्टर्स के बारे में एक बार मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्या होते हैं, वाहक क्या होते हैं? वाहक वे जीव होते हैं जो क्या करेंगे, वो जो डीएनए है उसको एक जीव से दूसरे जीव में ले जाने का कार्य करेंगे। यानी कि जितने भी वाहक होते हैं वो मोस्टली जो है हम जो वाहक पढ़ेंगे वो सारे के सारे इकोलाई में उपस्थित होते हैं, यानी कि इकोलाई में पाए जाते हैं। ये जो वाहक होंगे ये क्या करेंगे, जो वांछित डीएनए है उसको अपने आप से जोड़कर दूसरे जीव तक ले जाने का कार्य करेंगे और उसका प्रतिकृतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन करेंगे, एक तरीके से इसकी फोटोकॉपी बनाएंगे। अब ये जो वाहक होते हैं इनमें ऐसी क्या खासियत होती है जिसकी वजह से इनका यूज़ किया जाता है? जो वाहक है उनका यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इनमें स्व प्रतिकृतन की यानी कि अपनी फोटोकॉपी बनाने की जो क्षमता होती है वो औरों की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा जो जीव है जिसमें वाहक उपस्थित है और कौन से किसमें नहीं है? तो पहले हम बात करते हैं वाहक के प्रकार की। तो इकोलाई में 3 प्रकार के वाहक होते हैं। पहला है प्लाज्मिड, दूसरा है जीवाणुभोजी, तीसरा है कॉस्मिड। जीवाणुभोजी को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। अब हम एक एक का वर्णन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मिड की। तो प्लाज्मिड की जो खोज है वो सबसे पहले 1952 में लर्डबर्ग नामक वैज्ञानिक ने की। अब हम बात करें कि प्लाज्मिड होता क्या है। तो हमने कहा कि वाहक है जो क्या करेगा, जो वांछित डीएनए को अपने आप में जोड़कर दूसरे जीव तक ले जाने का कार्य करेगा। अब ये प्लाज्मिड होता क्या है? ये प्लाज्मिड है जो जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए होता है। क्या होता है? अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होता है। ये क्या करेगा, मतलब कि जो जीवाणु कोशिका है उसमें स्वयं का जो डीएनए है, क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम वो तो पाया ही जाता है, उसके अतिरिक्त एक और क्या पाया जाता है, क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। और जो क्रोमोसोमल जो डीएनए है वो वास्तविक डीएनए की तुलना में या तो वृत्ताकार होगा, द्विरेखीय होगा, है ना। तो वो उसमें क्या पाया जाता है, डिफरेंस है, अंतर पाया जाता है। और जो प्लाज्मिड होता है इसमें जीवाणु कोशिका के डीएनए से इसका कोई भी संबंध नहीं होता, यानी कि ये इससे जुड़ा हुआ नहीं होता, बिल्कुल सेपरेट होता है, बिल्कुल अलग होता है। इसमें स्व प्रतिकृतन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि ये खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। अब तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि केवल डीएनए एक ऐसी चीज है जो उसमें स्व प्रतिकृतन यानी कि रेप्लिकेशन पाया जाता है। लेकिन जो जीवाणु कोशिका है उसमें डीएनए के अतिरिक्त, जीवाणु कोशिका का जो डीएनए है उसके अतिरिक्त भी एक संरचना है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, और वो क्या कर सकता है, स्व प्रतिकृतन कर सकता है। इसकी जो स्व प्रतिकृतन की क्षमता होती है ये वास्तविक डीएनए की तुलना में अधिक होती है। जो जीवाणु कोशिका का बैक्टीरियल जो डीएनए है उसकी तुलना में इसकी जो रेप्लिकेशन की क्षमता है वो अधिक होती है, इसीलिए इसका वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हम प्लाज्मिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लाज्मिड में हम पढ़ेंगे PBr 322 के बारे में, यानी कि एक प्लाज्मिड का प्रकार है जिसे हम नाम दिया हमने PBr 322। ठीक है, अब हम बात करें तो ये प्लाज्मिड में क्या क्या विशेषताएं होंगी। सबसे पहले हमने कहा कि इसमें क्या होगा, स्व प्रतिकृतन की क्षमता होगी। ठीक है, दूसरी बात, इसमें इसके मतलब इसका जो ये जरूरी नहीं है कि ये किसी भी तरीके से जीवाणु कोशिका की वृद्धि या फिर उसको जीवित रखने के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कि अगर इस प्लाज्मिड को जीवाणु कोशिका में से निकाल दिया जाए, बैक्टीरियल जो कोशिका है उसमें से इसको निकाल दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि कोशिका मृत हो जाएगी या फिर उसकी वृद्धि रुक जाएगी। ये एक अतिरिक्त क्रोमोसोमल डीएनए है, इसका प्रभाव उसकी वृद्धि और उसके जीवित रहने पर नहीं पड़ता है। दूसरी बात, इसमें प्लाज्मिड में प्रतिबंध स्थल होते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं खुद की। इसके अलावा इसमें चिन्हित स्थल होते हैं, यानी कि मार्कर साइट्स होती हैं।
और इसमें रेप्लिकेशन की क्षमता है वो ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद इसमें एक जीन 3 जीन से लेकर 1000 जीन तक इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं PBR 322। जो ये PBR 322 है, इसमें जो फर्स्ट के 3 लेटर्स है PBR, उसका मतलब हम समझेंगे। तो PBR का जो मतलब है, उसमें P का मतलब है प्लाज्मिड से, B का मतलब है बॉलीवुड से, R का मतलब है रॉड्रिगेज। तो प्लाज्मिड तो उसका नाम है, बॉलीवर और रॉड्रिगेज इसने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1974 में। यानी कि 1974 में PBR यानी कि प्लाज्मिड जो है उसकी खोज की गई थी, और इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम दिया गया PBR 322। ये जो नाम दिया हुआ है इसका, इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर इसको नाम दिया गया। तो हमने कहा कि जो ये प्लाज्मिड होता है ये वृत्ताकार होता है या द्विरुजुकी होता है, ठीक है, या सर्पिलाकार होता है। ये तो PBR 322 है, इसकी जो आकृति है वो वृत्ताकार होती है। चित्र में हमको दिखाई दे रही है, इसकी जो आकृति है वो किस प्रकार की है? ये आकृति हमको वृत्ताकार रूप में दिखाई देती है। फिर हमने कहा था कि इसमें प्रतिबंध स्थल यानी कि रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। ये जो जितनी भी हमको ये साइट्स दिखाई दे रही हैं, ये जो अलग से नोटेड की गई हैं, ये सब क्या है? ये इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। इसके अलावा हमने कहा कि इसमें चिन्हित स्थल होते हैं, यानी कि मार्कर साइट्स होती हैं। ये जो मैंने डार्क किया हुआ साइन है, ये जो हमने डार्क किया है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला जो साइट है उसे हम कहते हैं AMPR, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। इसका जो नाम है वो है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। फिर इसके बाद ये है TETR, इसको बोलते हैं टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस। इसका नाम है टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस। हम एक बार इसका डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको नोट डाउन करेंगे एक बार। तो AMP का नाम है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस और इसका नाम है टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस। अलग से डिस्क्राइब इसलिए किया गया है क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अलग से चिन्हित स्थल है, यानी कि ये क्या करेंगे, मार्कर साइट से अलग से दिखाई देती है। फिर है इको आर फर्स्ट, इसको बोलते हैं इकोलाई रेजिस्टेंस साइट फर्स्ट, यानी कि ये भी क्या है, एक तरीके से प्रतिबंध स्थल है और ये इकोलाई से लिया गया है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, इकोलाई रेजिस्टेंस फर्स्ट। इसके अलावा इसमें जितनी भी साइट्स हमको दिखाई दे रही हैं वो साइट्स क्या है, रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध स्थल है। फिर उसके बाद है ORE, ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस एंजाइम, यानी कि यहाँ से क्या होता है, जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनकी उत्पत्ति होती है। अब हमने कहा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते क्या है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने पढ़े थे कि ये जो क्या एक तरीके से ये मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, जो कि क्या करेंगे, किसी भी DNA खंड को एक निश्चित स्थल से तोड़ने का कार्य करते हैं। आप एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे फॉलो करेंगे। तो हम पहले प्लाज्मिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लाज्मिड की खोज किसने की, लैडरबर्ग ने 1952 में। फिर हमने कहा ये जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र के अतिरिक्त पाए जाते हैं, यानी कि जो जीवाणु कोशिका है उसमें स्वयं का DNA तो उपस्थित है ही, उसके अलावा ये उपस्थित होते हैं। ये वृत्ताकार तथा द्विरज्जुकी सर्पिलाकार अणु होता है। कैसा होता है दिखने में, क्या तो वृत्ताकार होगा या द्विरज्जुकी होगा या सर्पिलाकार दिखाई देगा। ये अपनी पुनरावृत्ति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। पुनरावृत्ति यानी रेप्लिकेशन, यानी कि एक तरीके से अपनी फोटोकॉपी बनाने के लिए क्या होते हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं। जो बैक्टीरियल जो DNA है, जो जीवाणु कोशिका का DNA है, उसका इससे कोई संबंध नहीं होता, यानी कि वो अपना स्वतंत्र DNA स्वतंत्र है और वो अपनी पुनरावृत्ति स्वयं करता है और ये भी अपनी पुनरावृत्ति स्वयं करता है। ये जीवाणु की वृद्धि व उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि अगर किसी जीवाणु कोशिका में से उसके प्लाज्मिड को बाहर निकाल दिया जाए तो वो जीवाणु कोशिका ना तो मृत होगी और ना ही उसकी वृद्धि में कोई कमी होगी, यानी कि एक तरीके से ये उसके लिए एक किसी भी तरीके से आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि उसके बिना उसकी मतलब उस कोशिका में कोई कार्य रुक जाएगा या कोई कार्य बाधित होगा।
इसीलिए इसको वहां से निकाल सकते हैं। इनमें विशिष्ट प्रतिबद्ध स्थल होते हैं, प्रतिबद्ध रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। इनमें चिन्हित स्थल यानी कि मार्कर साइट्स होती हैं, जो कि हमें दिखाई दे रही है। मार्कर यानी जो हमने डार्क किया हुआ है वो क्या है, इसकी मार्कर साइट्स है। प्लाज्मिड में 3 जीन से लेकर 1000 जीन हो सकते हैं, यानी कि इनमें जो जीनों की संख्या है वो या कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 1000 तक हो सकती है। अब इसको एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे PBR 322 की संरचना। अब हम बात करते हैं PBR 322 की संरचना की। तो हमने कहा कि PBR जो है वो 3 नामों से मिलकर बना है, जिसमें P का मतलब है प्लाज्मिड से, B का मतलब है बॉलीवर्ड से और R का मतलब है रॉड्रिगेज से। यानी कि बॉलीवर रॉड्रिगेज ने इसकी खोज की थी 1974 में। फिर हम बात करते हैं, यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है जो स्व प्रतिकर्तन कर सकता है। यानी कि ये जो इकोलाई से हमें प्राप्त होता है, उस इकोलाई में खुद का DNA तो है ही, उसके अतिरिक्त कुछ DNA होते हैं, क्रोमोसोमल DNA, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। इसमें 2 चिन्हित स्थल होते हैं यानी मार्कर साइट्स होती हैं। AMPR यानी कि एम्पीसिलिन प्रतिरोधी, TETR यानी टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी। अब हम देखते हैं कि इनके नाम के आगे प्रतिरोधी लिखा हुआ है। दोनों के नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, प्रतिरोधी। यानी कि जो ये AMP और TETR है, ये क्या है, एक तरीके से ये एक प्रतिरोधी है। यानी कि अगर हम इनको देखें तो प्रतिरोधी का मतलब क्या है कि ये क्या है, जीवाणु कोशिका से मिले हुए हैं। अब जो जीवाणु कोशिका है, इस जीवाणु कोशिका को एंटीबायोटिक यानी कि अगर प्रतिरोधी के साथ रखा जाए तो ये क्या हो जानी चाहिए, नष्ट हो जानी चाहिए। इसीलिए ये जो ये वाला स्तर है, ये एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी होता है। यानी कि इसको एक ऐसे माध्यम यानी एम्पीसिलिन वाले माध्यम में, एंटीबायोटिक वाले माध्यम में रखा जाए तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ स्थल है TETR यानी टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी। यानी कि इसका ये जो खंड है, ये जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है उसके प्रति प्रतिरोधिता दर्शाता है। यानी कि इसको ये दोनों खंड एक तरीके से क्या दिखाते हैं, प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। ये वाला जो खंड है वो एम्पीसिलिन के प्रति प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है और जो ये वाला खंड है ये टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधकता प्रकट करता है। अगर मान लिया जाए कि अगर टेट्रासाइक्लिन की जगह हमने कोई वांछित DNA यानी वांछित DNA को हमने जोड़ दिया, जोड़ने के पश्चात किसकी सहायता से जोड़ेंगे, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से पहले इसको अलग करेंगे और फिर लाइगेज माध्यम से इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के पश्चात अगर इस प्लाज्मिड को टेट्रासाइक्लिन वाले एंटीबायोटिक में माध्यम में रखा जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये प्रभाव ये पड़ेगा क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन वाला खंड हमने हटा दिया है, इसीलिए ये प्लाज्मिड खत्म हो जाएगा यानी नष्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये जो एम्पीसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। ये वाला खंड एम्पीसिलिन के प्रति और ये वाला खंड टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है। फिर बात करते हैं, इनमें 12 रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों की अभिज्ञान स्थल यानी रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होती हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कार्य करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। यानी मॉलिक्यूलर सीजर क्या करती है, यानी कि DNA खंड को एक निश्चित स्थल से काटने का कार्य करता है। ठीक है, अब ये जो निश्चित स्थल है इसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन साइट्स, यानी कि किस स्थल से इसको काटना है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करता है कि DNA खंड को काटता है, लेकिन कब काटता है, ये काटता है और उसके न्यूक्लियोटाइड्स के आधार पर। यानी कि जैसे कि एक और श्रृंखला है, ये DNA खंड है, इसमें यहाँ पे एडिसिन, ये क्षारक क्रम जुड़े हुए। अब ये निश्चित क्षारक क्रम है। अब जो रिकॉग्नाइजेशन यानी कि साइट्स है, ये क्या क्या लाएंगी, रिकॉग्नाइजेशन साइट्स, यानी कि यहाँ पे क्या वर्क करेगा, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करेगा। ये क्या होता है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक निश्चित स्थल पता करता है कि किस स्थल से इसको काटना है और वो स्थल में क्या खासियत होती है, वहाँ पे क्या होता है, एक ही क्षारक क्रम की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे एक ही पुनरावृत्ति हो रही है और
टी की पुनरावृत्ति होती है। ये क्षारक क्रमों की क्या होती है, यहाँ पे पुनरावृत्ति होती है, इसे कहते हैं पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस, है ना। तो ये पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस को पता करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और वहां से उस डीएनए खंड को काटने का कार्य करता है। इस प्रकार से ये किसी भी डीएनए खंड में क्षारक क्रम के आधार पर क्षारकों की मतलब क्षारकों के लगने के क्रम के आधार पर उसको काटने का कार्य करता है। अब बात करते हैं ओरी की, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ये एक ऐसा स्तर है जहां से रेप्लिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी या उत्पन्न होगी। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी कि रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है वो इसी स्थान से शुरू होगी। अब बात करते हैं कि हम प्लाज्मिड में वांछित डीएनए को किस प्रकार से प्रवेश करा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि जो AMP और TET है, इन दोनों जो विजातीय ये जो स्तर है, इन दोनों के बीच में हम अपना वांछित डीएनए को जोड़ सकते हैं। यानी कि हम पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो इस प्लाज्मिड को कट करने का कार्य करेगा। जैसे ही ये प्लाज्मिड कट हो जाएगा, हमने जो वांछित डीएनए का खंड लिया है उस वांछित डीएनए खंड को हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे। और जोड़ेंगे किसके माध्यम से, लाइगेज एंजाइम के माध्यम से। जैसे कि हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये हमारा प्लाज्मिड है, अब इस प्लाज्मिड को पहले क्या किया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करेगा, ये पहले इसको जो वृत्ताकार है इसको किस तरीके से कर लेगा, रेखाकार रूप में परिवर्तित कर लेगा। ठीक है, अब ये प्लाज्मिड रेखाकार हो चुका है। अब हमने लिया हमारा वांछित डीएनए, ये हमारा वांछित डीएनए खंड है जो हमको इसमें जोड़ना है। अब इस वांछित डीएनए खंड को यहाँ पे इस खंड के साथ जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही ये इसके साथ जुड़ेगा उसके बाद ये दोबारा से कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। यानी कि ये वृत्ताकार था और बाद में भी क्या हो जाएगा, ये वृत्ताकार हो जाएगा। अब ये जो लास्ट में हमको ये खंड दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा कौन सा खंड है, जो वांछित डीएनए हमने इसमें जोड़ा है। और बाकी का जो खंड है वो उसका पुरानी ही प्लाज्मिड का खंड है। ठीक है, तो इस प्रकार पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से इसको कट किया जाएगा। कट करने के बाद जो हमारा वांछित डीएनए है, उस वांछित डीएनए को इसके साथ लाइगेज एंजाइम के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा, जो कि हमने पुनर्योजित डीएनए जो टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें भी हमने इसी प्रकार बताया था। वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, इस प्लाज्मिड में हमने वांछित डीएनए को जोड़ दिया और ये वाहक तैयार हो गया, जो कि हमें दूसरे जीव में ट्रांसफर करना है। और वहां जाकर ये क्या करेगा, स्वप्रतिकृतन यानी कि रेप्लिकेशन की प्रक्रिया करेगा। तो ये तो हमारा था प्लाज्मिड। अब हम पढ़ेंगे जीवाणुभोजी के बारे में। एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुभोजी की। सबसे पहले हम बात करें तो जीवाणुभोजी किसे कहते हैं। ये वायरस होते हैं, यानी कि ये क्या है, विषाणु है, जो कि किसको संक्रमित करते हैं, जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं। यानी कि ऐसे वायरस जो जीवाणु कोशिका को संक्रमित करे उन्हें हम क्या कहेंगे, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज हम उन्हें कहेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ेंगे। वे वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं जीवाणुभोजी कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं लैम्बडा जीवाणुभोजी और M13 जीवाणुभोजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें जीवाणुभोजी की विशेषताओं की। तो ये प्लाज्मिड की तुलना में बेहतर वाहक होते हैं। यानी कि हमने कहा कि 3 तरीके के वाहक होते हैं, प्लाज्मिड होता है, जीवाणुभोजी होते हैं और कॉस्मिड होता है। तो ये प्लाज्मिड की तुलना में अधिक बेहतर यानी कि अधिक प्रभावशाली होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये बड़े से बड़े डीएनए खंड का क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेट करके यानी कि पुनर्योगज करके वाहक का कार्य कर सकते हैं। इसीलिए ये प्लाज्मिड की तुलना में अधिक बेहतर होते हैं। विशेषताएं क्या होती है, इसमें बड़े डीएनए खंड यानी 24 kbp की क्लोनिंग की जा सकती है। यानी कि कितना बड़ा डीएनए खंड, 24 kb के बराबर का जो डीएनए खंड है उस खंड तक की इसमें क्लोनिंग यानी कि उसको
वाहक मतलब जीवाणु भोजी अपने आप से जोड़कर उसका क्या कर सकता है, स्वयं प्रतिकृतन कर सकता है। प्रत्येक जीवाणु भोजी से एक प्लाक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे परीक्षण अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। ये विशेष प्रकार का क्षेत्र विकसित करता है जिससे कि इसके परीक्षण में सहायता मिलती है। यानी कि किस प्रकार से ये जीवाणु भोजी जब दूसरी कुजी में ट्रांसफर किया जाता है तो इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। बात करते हैं अब लैम्ब्डा जीवाणु भोजी और M13 जीवाणु भोजी दोनों में से लैम्ब्डा जो जीवाणु भोजी है उसका उपयोग अधिक किया जाता है। तो हम बात करें लैम्ब्डा जीवाणु भोजी की, यह इकोलाई का जीवाणु भोजी है। यानी कि कौन सी कोशिका, ये इकोलाई जीवाणु की कोशिका को संक्रमित करता है। किस कोशिका को संक्रमित करता है, इकोलाई की कोशिका। इसका डीएनए रेखिक व द्विगुणित होता है। किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है इसमें, या तो रेखिक होगा या फिर वो द्विगुणित। इसमें अनावश्यक डीएनए को हटाया जा सकता है ताकि वाहक का आकार छोटा हो जाता है तथा बड़े आकार का विजातीय डीएनए जोड़ा जा सकता है। यानी कि मान लीजिए ये एक लैम्ब्डा जीवाणु भोजी है जो कि रेखिक रूप में है। अब इस रेखिक रूप में से अनावश्यक डीएनए यानी कि जो हमें आवश्यकता नहीं है जिस डीएनए खंड की, उस डीएनए खंड को हटाया जा सकता है। मान लीजिए हमने इतना सारा डीएनए खंड है उसको हटा दिया। इसको हटाने से अब बड़े आकार का विजातीय डीएनए यानी कि इसकी आकार यहाँ तक ही रखना है, तो इसमें और दूसरे प्रकार का डीएनए खंड जो विजातीय डीएनए खंड है जिसकी हमको आवश्यकता है उसे इसके साथ जोड़ा जा सकता है। यानी कि अगर बड़े डीएनए खंड में से उसमें से ज्यादा भाग हटा दिया जाए और दूसरा डीएनए खंड उसके साथ जोड़ा जाया जा सकता है, जिससे कि जो डीएनए खंड हमको पुनर्योजित डीएनए जो प्राप्त होगा उसमें वांछित जो डीएनए है उसके जीन अधिक होंगे बजाय कि जीवाणु भोजी। तो ये हमारा जीवाणु भोजी था। एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम कॉस्मिड के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कॉस्मिड की। तो कॉस्मिड क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि प्लाज्मिड इकोलाई में पाया जाता है और जीवाणु भोजी है वो वे वायरस होते हैं जो जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं। अब हम बात करें कॉस्मिड की, तो जो कॉस्मिड है वो प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी के संकर से मिलकर बना है। मतलब कि इसमें प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कॉस्मिड का निर्माण करते हैं। यह प्लाज्मिड व जीवाणु भोजी का संकर है। इसका निर्माण 1978 में बारबरा हॉर्न व जॉन कॉलिंस ने किया था। ऐसे प्लाज्मिड कण जिनमें जीवाणु भोजी के कॉज स्थलों वाले डीएनए अनुक्रमों को निवेशित किया जाता है कॉस्मिड कहलाता है। यानी कि प्लाज्मिड जो होता है उसमें जब जीवाणु भोजी के कॉज स्थल जो होते हैं उसका जो डीएनए खंड है जब उसे प्रवेश कराया जाता है तो प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी से मिलकर कॉस्मिड का निर्माण होता है। संरचना देखेंगे इसकी हम, जैसे कि ये प्लाज्मिड होता है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक और इसमें किसी एक स्थल पर कॉज स्थल यानी कि कॉज डीएनए कॉज स्थलों वाले डीएनए अनुक्रमों को जोड़ दिया जाता है। बाकी का जो प्लाज्मिड होता है वो वैसे के वैसे होता है, बस इसमें कॉज स्थल पर क्या जोड़ दिया जाता है, जीवाणु भोजी का कॉज स्थल डीएनए अनुक्रम जोड़ दिए जाते हैं। और जो हमें वाहक प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, कॉस्मिड। यहाँ पर हमने कॉस्मिड PLFR5 की संरचना देखी है। आगे देखते हैं, इसमें प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी दोनों के गुण होते हैं। साफ तरीके से हमको दिखाई दे रहा है कि हमने इसमें प्लाज्मिड और कॉस्मिड दोनों जोड़ा है, सॉरी प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी दोनों जोड़ा है, तो इसमें प्लाज्मिड के भी गुण होंगे और जीवाणु भोजी के भी गुण होंगे। प्लाज्मिड का कौन सा गुण होता है इसमें प्लाज्मिड की तरह पुनरावृत्ति, यानी कि जैसे कि हमने कहा था कि प्लाज्मिड में स्वयं प्रतिकर्तन यानी पुनरावृत्ति का गुण पाया जाता है, तो ये प्लाज्मिड इसमें उपस्थित होने के कारण इसमें भी पुनरावृत्ति का गुण पाया जाएगा।
फिर बात करते हैं कॉज स्थल की। तो कॉज स्थल के कारण इनकी पैकिंग लैम्ब्डा कणों की तरह होती है। तो जीवाणु भोजी में जो लैम्ब्डा कण उपस्थित होते हैं, लैम्ब्डा जो जीवाणु भोजी होता है, उसकी जो पैकिंग, जो जिसकी संरचना होती है, बाहर से जिसको तरीके से उसको पैक होता है, उसी तरीके की इसकी संरचना होती है। अब हम कॉस्मिक TLF5 की बात करें तो इसमें 2 कॉज स्थल होते हैं। कितने कॉज स्थल होंगे? 2। 6 प्रतिबंध स्थल होंगे यानी कि रिकलाइजेशन साइट्स। पुनरावृत्ति स्थल यानी कि ओरी साइट्स होती हैं, उपस्थित होती है। तो ये कॉस्मिड जो है वो प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी दोनों से मिलकर बना हुआ है और इसकी संरचना कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। तो हमने तीनों वाहकों के बारे में पढ़ा कि प्लाज्मिड क्या है, जीवाणु भोजी क्या है, कॉस्मिड क्या है। सबसे अधिक प्रभावी जो वाहक होता है वो होता है जीवाणु भोजी। क्यों होता है? क्योंकि इसमें बड़े से बड़े विजातीय DNA खंड को हम जोड़ सकते हैं और वांछित रिकॉम्बिनेंट DNA हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।